आपण बेळगावमधलं वातावरण पाहिलं असतं. पुन्हा एकदा ही एकजूट अनेक वर्षानंतर पाहता आली. मराठी तरुणांचा उत्साह पाहता आला आणि जुने जे या चळवळीतले कार्यकर्ते पदाधिकारी होते, एकीकरण समिती असेल किंवा आमची शिवसेना असेल किंवा इथं श्रीराम सेना असेल, या सगळ्या जुन्या लोकांनी तरुण पिढी पुढे येते त्यांना आशीर्वाद देत असल्याचं चित्र काल इथे पाहतात. गेल्या 65 वर्षाचा हा इकडल्या मराठी लोकांचा संघर्ष आहे. अन्याय न्यायालयामध्ये दाद मिळत नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण, केंद्र सरकार न्याय देत नाही. इकडलं राज्य सरकार दडपशाही करतं. अशा वेळेला लाखो मराठी बांधवांनी, इकडल्या सीमा बांधवांनी करायचं काय? आत्ताच तरुण कार्यकर्त्यांशी माझी बैठक झाली. एकेकाळी इथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे 6 आमदार निवडून यायचे आणि विधानसभेत बेंगलोरच्या ताकद एकत्र दिसत होती. जोपर्यंत इथे आपण निवडणुका जिंकत नाही तोपर्यंत आपला आवाज हा कर्नाटकच्या विधानसभेत आणि दिल्लीमध्ये सुद्धा घुमणार नाही. आम्ही आहोत. म्हणजे कधी काळी इथे एक आमदार सुद्धा निवडून आलाय, संभाजी पाटील असायचे मला वाटतं. पण ते एकटे सुद्धा विधानसभेमध्ये तेव्हा एकीकरण समितीचा आवाज बुलंद करत होते. ही आता सुरुवात परत नव्यानं झालेली आहे. तरुण मुलांनी हे संपूर्ण ही मुवमेंट, ही चळवळ हातामध्ये घेतली आणि भविष्यात नक्कीच सरकारला यांची दखल घ्यावी लागेल. साहेब, काल स्थानिक मुख्यमंत्री होते प्रचारानिमित्ताने बेळगावमध्ये. आज भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येत आहेत. भाजपनेही पूर्णपणे त्यांची ताकद लावली. भारतीय जनता पक्षानं इथे ताकद लावली किंवा काँग्रेस पक्षानं ताकद लावली याच्याविषयी आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. राष्ट्रीय पक्ष आहे, ते निवडणुका लढतील. पण महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या इथे येऊन मराठी उमेदवाराविरुद्ध प्रचार करण्याची बेईमानी करू. कोणी असतील, मग काँग्रेसची असतील, जनता पक्षाची असतील, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना येणं शक्यच नाही. इतकंच कशा महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे पुढारी सुद्धा इथे प्रचाराला येऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधामध्ये प्रचार करतील असं मला वाटत नाही. कारण सीमा प्रश्नाची आणि सीमा बांधवांची महाराष्ट्रातली जनता आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षाचे लोक 4 पिढ्या झाल्या तरी एका नात्यानं, भावनेनं बांधले गेले. पण भारतीय जनता पक्षाचे जे लोक आहेत त्यांचा या चळवळीशी तसा संबंध नाही, भावनिक गुंतवणूक नाही. पण मराठी म्हणून तरी तुम्ही महाराष्ट्रासाठी, इकडल्या मराठी बांधवांसाठी हे पाप करू नका असं माझं त्यांना आव्हान आहे. थेट विचारतो, गडकरी येणार आहेत इथे भाजपच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी. गडकरींचा उद्देश काय समजून घेतला पाहिजे. गडकरी हे मोठे नेते आहेत आणि ते फक्त विदर्भाचे नेते नाही आहेत, तर ते महाराष्ट्राचे सुद्धा नेते आहेत. आणि महाराष्ट्रात सीमाभाग यावा असे ठराव गडकरी मंत्री असताना सुद्धा झालेले आहेत सरकारचे. ते त्यांनी विसरू नये. आजही आपण प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनामध्ये सीमा बांधवांसंदर्भात एक ठराव करत असतो. ते समजून घ्या. माझं आव्हान परत त्या सगळ्यांना आहे की मराठी माणसाची जी एकजूट इथे होताना मला दिसते, आम्हाला दिसते, त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न कोणी करू नका. जर मदत करता येत नसेल तर निदान तोडफोड तरी करू नका. सर, बेळगाव की जनता क्या फरक है इस बार? ठीक है, बेळगाव की जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक है, चुनाव लड़ना तो चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं. यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ के जो मराठी लोगों की है, उनकी मातृभाषा की लड़ाई है. और मातृभाषा की लड़ाई पूरे विश्व में लड़ी जाती है. ये कोई नई बात नहीं है. ये केरल में भी होता है, ये महाराष्ट्र में भी होता है.
हमारे महाराष्ट्र में तो तेलुगु, कन्नड़, उर्दू सब लोग इतने लोग रहते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि उनके स्कूलें बंद करो, या जो मराठी भाषा बोलने वाले हैं उनके लाइब्रेरीज है, उनके कल्चरल सेंटर है, उनको हमारी सरकार हमेशा फंड्स देती है या सब्सिडी देती है। ये हमारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, देश एक है। लेकिन हमारा झगड़ा है जो है वो केंद्र सरकार से, न्यायालय से। सीमा विवाद पूरे देश में फिर एक बार उभर कर आए हैं, और सबसे पुराना सीमा विवाद अगर कोई होगा ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का। सर, इस बार चुनाव में यही मुद्दा रहेगा या दूसरे और कुछ लोगों को आपने भरोसे दिए हैं? बहुत मुद्दे हैं इस देश जी। में, लेकिन अगर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार के प्रचार के लिए मैं आया हूँ, तो जो उनके मुद्दे हैं यहाँ के लोकल, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कल मोदी जी से आह्वान किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अन्याय करती है, अत्याचार करती है, एक बार आप यहाँ के प्रशासन को भी निर्देश दीजिए। जब फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय में देख लेगा, तब तक यहाँ जो दहशत है, जो अन्याय है, वो तो बंद करो। क्या मांगा यहाँ के लोगों की, मराठी लोगों की, एक बार समझ लीजिए। हमारे मुंबई में लाखों हमारे कन्नड़ भाई रहते हैं, कभी हमारे झगड़े नहीं होते उनसे। यहाँ कुछ भी हो, वहाँ हम सब एक हैं। यहाँ भी इस प्रकार का सरकार ने बर्ताव करना चाहिए। सर, आपका जो कहना है सही है, मैं मानता हूँ। ये कई सालों से चल रहा है, भाषा विवाद जो चल रहा है उसको साइड परे रख के कुछ और इश्यू जो जैसे कि अभी कांग्रेस वाले मुद्दा उठाया, इन्होंने अपने फ्रंट में रखा है कि महंगाई, तो आपने क्या रखा है? हमारे लोकल लोगों ने, मैंने जो कल मुद्दा उठाया है वो तो जरूर एकीकरण समिति के मुद्दे वही उठाए, लेकिन महंगाई है, कोरोना से वजह से जो आर्थिक संकट आया है वो मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन पंतप्रधान मोदी आज भी मैं मानता हूँ ये संकट के घड़े में हमारे नेता हैं। हम उस तरह से संघर्ष नहीं करेंगे। आज देश संकट में है और इसलिए किसी और मुद्दे को भटका के हम किसी का ध्यान यहाँ वहाँ नाही करना चाहते। काल ज्या पद्धतीने प्रचार सभा आणि एकूण रोड शो झाला आणि प्रचार ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शिवसेनेने केलाय, काय निकाल अपेक्षित आहे? तुम्हाला काय वाटतं की काय निकाल लागतील? कालचं चित्र पाहिल्यावरती मला असं वाटतंय लढत तिरंगी, चौरंगी आहे, पंचरंगी आहे मला माहित नाही, पण एक थेट लढत ही भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये आणि खूप वर्ष अशी थेट लढत होते. जर महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आणि शिवसेनेला मानणारा मतदार ताकदीनं उतरला, मजबूतीनं उतरला, तर नक्की दर्शन शेळके हे शिवसेना आणि एकीकरण समितीचे मिळून लोकसभेतले 19वे आमदार असतील आणि संसदेतले आमचे 22वे खासदार असतील. सर, आप एक तरफ कहते हैं कि कन्नड़ और मराठी की लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी जो सीधी लड़ाई है सरकार से है, केंद्र सरकार से है. कल आपने कहा कि हम महाराष्ट्र से कर्नाटक को पानी नहीं देंगे. ऐसा नहीं काम है जी, आपने मेरा भाषण सुना, हमने कभी इस प्रकार के काम नहीं किए हैं, मैंने ये कहा है. हाँ, और हम नहीं करेंगे. मानवता और पानी की लड़ाई ये राजनीति में नहीं आनी चाहिए, जी, ये हमेशा हमारा कहना है. हमें कर सकते तो उस वक्त हमने किया है. हाँ सर. देश एक है, बोलता हूँ, देश एक है और एक रहेगा. साहेब, शुभम शेळके संदर्भात एक शब्दात तुम्हाला काय सांगायचं झालं तर काय सांगू शकता? शुभम शेळके संदर्भात एकच सांगेन की शुभम शेळकेच्या नावानं ही लढाई सुरू झाली आहे आणि लढाई विजयाकडे जाईल. सर, आप अपने जितने भी जो बॉर्डर में लीडर्स हैं लोकल, उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार कर्नाटक के व्हीकल इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, तो बार बार पथराव होता है. नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होता है? अब मेरे साथ शिवसेना के हमारे 2 यहाँ के नेता बैठे हैं. जी सर. उनके गाड़ी पर किसने हमला किया? हमारे यहाँ एक पत्थर गिरता है तो वहाँ भी गिरता है. इसे रोकने के लिए आप कुछ कहना चाहिए? देखो अगर ये पत्थर गिरने की बात ठीक नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ. यहाँ हमारे कार्यकर्ता है महाराष्ट्र एकीकरण समिति के, उनके ऊपर झूठे मुकदमे आप डालते हो. हाँ, उनके ऊपर गलत केस डालकर हाँ उनका ऊपर उनको तड़ीपार करते हो. ये मेरे साथ शुभम शेळके बैठा है, उनका होटल क्यों बंद किया उस वक्त? देखो, होटल तो मुंबई में बहुत चलते हैं फिर यहाँ के लोगों के.
हम उनके साथ जाके 10 दिन खाना भी खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। सरकार को समझना चाहिए। मैं देश की बात कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, आप भी देश की और राष्ट्रीय एकता की बात करो। यहाँ के लोगों के इशू है, आप यहाँ के राज्यकर्ता हो, आप यहाँ के प्रमुख हो, नेता हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, आप उनके साथ बैठो, चर्चा करो। अहंकार से राजनीति नहीं चलती। सर आप एमईएस को समर्थन करने के लिए आए हैं, क्या आप शिवसेना इतना कमजोर पड़ गया, आपकी शिवसेना के कोई कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते? नहीं करेंगे। एमईएस जो है महाराष्ट्र एकीकरण समिति ही शिवसेना है, हमारा संगठन यह है, हम करेंगे। लेकिन इस सीमा बॉर्डर एरिया में बाला साहब ठाकरे जी की पॉलिसी रही है, एकीकरण समिति जो है महाराष्ट्र एकीकरण समिति वो शिवसेना का ही काम करती है। हम मराठी है, वैसे हम हिंदू भी है। राऊत साहेब, एक मागणी झाली स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून, शिवसेनेचं एक संपर्क कार्यालय इकडे असावं, जेणेकरून इथे शिवसेनेचं संपर्क कार्यालय आहे। त्यांची मागणी अशी आहे की महाराष्ट्र सरकारनं या विभागासाठी एक संपर्क मंत्री नेमलेले आहेत, एकनाथ शिंदे। तर संपर्क मंत्र्यांचं एक शासकीय कार्यालय इकडे असावं अशी त्यांची मागणी आहे आणि मी नक्कीच सन्माननीय मंत्र्यांशी या विषयावर बोलणार.